हेलो, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी सीए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। रिसेंटली आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अभी फ़िलहाल लॉन्च किया है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज एंड ड्यू टू दिस रीज़न आपका ये फ्रेमवर्क न्यूज़ में आ जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि फ्रेमवर्क बेसिकली करने क्या वाला है, इसके बारे में, ये किसके ऊपर बेस्ड है एंड किस किस कंट्रीज़ ने इसे आपका अप्लाई किया है, ये सब देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो फ्रेमवर्क है आपका, इसे लॉन्च किया है बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एंड इस फ्रेमवर्क के थ्रू कोशिश की जा रही है कि जो यूज़र्स हैं कंट्री में उन्हें क्लाइमेट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ये बेसिकली एक वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा जिसके थ्रू यूज़र्स को क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, उन्हें हेल्प किया जाएगा ताकि वो डिसाइड कर सके एंड जो क्लाइमेट रिस्क है उनको मिटिगेट कर सके। ठीक है, एंड जो की सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा वो रहेंगे एग्रीकल्चर, सर्विसेज, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड वाटर। इन सभी के ऊपर, इनकी सेक्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा ड्यूरिंग दिस फ्रेमवर्क। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क आपका बेस्ड किस पर है? ये फ्रेमवर्क आपका बेस्ड है ऑन GFS-CS ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। इस फ्रेमवर्क के ऊपर आपका NFCS बेस्ड है। अब ये देखते हैं कि GFCS है क्या। एक्चुअल में ये एक पार्टनरशिप है ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशंस एट ग्लोबल लेवल। ठीक है, ताकि प्रोडक्शन हो सके एंड यूज़ किया जा सके क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को एंड सर्विसेज को, उसके लिए ये फ्रेमवर्क आपका बनाया गया है। मतलब ग्लोबल लेवल पर एक आपका रिसेंट ईयर्स में 2009 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि था 3rd वर्ल्ड क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एंड इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि GFCS एक फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा ताकि हम क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सके एंड उसके यूज़ की वजह से हम सर्विसेज बना सके आपके जो भी कंट्री के अंदर रहने वाले लोग हैं उनके लिए। ठीक है, एंड ये आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी 2009 में इन जेनेवा। ठीक, बेसिक एम की अगर हम बात करें कि इस फ्रेमवर्क का बेसिक एम क्या है, तो इसका एम है कि रिसर्चर्स को फैसिलिटेट करेगा एंड जो भी यूज़र्स हैं उन्हें क्लाइमेट इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके ताकि वो आगे लॉन्ग टर्म में जो भी क्लाइमेट एंड वेदर रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं उनको वो बहुत ही इन्फॉर्म्ड वे में ले सके एंड कुछ डिसीजन जो है उनके ऊपर एक्शंस भी लिया जा सके। ये इसका एम रहने वाला है। ठीक है, एंड इसी फ्रेमवर्क को ये जो आपका फ्रेमवर्क बनाया गया है ये हर कंट्री के अंदर जो नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज एजेंसी आपकी एग्जिस्ट करती है हर नेशन के अंदर, उसने इस फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड क्या क्या किया है अब वो देखते हैं। हर कंट्री में होता है नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज एजेंसी एंड इस एजेंसी के थ्रू इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया गया है। ठीक है, एंड ये इंक्लूड करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, प्लानर्स, इन्वेस्टर्स एंड वनरेबल कम्युनिटीज़ और द सेक्टर्स, ताकि इनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से एक यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट के अंदर जो भी क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और जो भी उनको सर्विसेज आगे फ्यूचर में चाहिए होंगी उनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि एक लॉन्ग टर्म का हम ट्रेंड बना सकें और चेंजेस बना सकें। बेसिकली क्या है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स आपके नेशन के अंदर हैं उन सभी को इकट्ठा करके आपको अपने लॉन्ग टर्म में जो अब क्लाइमेट चेंज के वजह से जो वेदर पैटर्न्स अब आपके चेंज होंगे, जिसकी वजह से अब आपकी जो डेली लाइफ है वो चेंज होने वाली है ना,
उसको लेकर एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश की जाएगी, ताकि हमें अगर हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी डाटा हमारे पास अभी है और हमारे पास आगे की प्रिडिक्शंस भी हैं कि हाँ आगे 10 साल में इतना टेम्परेचर बढ़ सकता है, 20 साल में इतना टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो हम उसके लिए अभी से ही प्लानिंग एंड जो आपकी मिटिगेशन और अडप्टेशन के जो स्टेप्स हैं उसको ले सके। ठीक है, बेसिक एम ये है इनका। ये ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि अब अगर आप देखें ध्यान से तो आपको दिखेगा कि जो अब वेदर पैटर्न्स है वो बहुत एक्सट्रीम हो गए हैं। कभी भी कहीं पर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, या कहीं पर कोई बारिश होती ही नहीं है, ठीक, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, या किसी मंथ में आपका बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। सो ये जो वेदर इवेंट्स अब आपके बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं रहे हैं जितने पहले थे। तो इसीलिए कंट्रीज़ ने सोचा है कि क्यों ना हम अपने पास जो भी डाटा है क्लाइमेट को लेकर उसको कलेक्ट करें। ठीक है, उसको क्या करेंगे, फिर हम कोशिश करेंगे कि उसके थ्रू कोई एक प्रिडिक्शन की जा सके, उनको यूज़ करके एसेस करके, एंड फिर आगे लॉन्ग टर्म के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर सके। ठीक है, ये इनका एम है, एंड इसी के ऊपर ही आपका ये पूरा फ्रेमवर्क बेस्ड है। एंड इस फ्रेमवर्क के अंदर जो डाटा लिया जाएगा उसमें कोशिश की जाती है कि वो हाई क्वालिटी डाटा हो, एंड इसके लिए ये जो डाटा एक्सेस करना है वो लिया जाता है फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी डाटा बेसिस हैं, वहाँ से इन डाटा को उठाया जाता है, जैसे कि टेम्परेचर का हो गया, रेनफॉल, विंड, सॉइल मॉइस्चर एंड ओशन कंडीशंस, एंड जो भी अदर वाइटल वेदर पैरामीटर्स हैं उन सभी के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड इसमें जो आपका एम रहेगा, जैसे अभी मैंने बताया उसी को ही मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर एम क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल एवरेज जो पीछे से आ रहे हैं ना, पिछले जो आपके क्लाइमेट की ये जो पैरामीटर्स हैं, इनका जो भी डाटा रहा है, उन सभी को मैप्स पर रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, असेसमेंट, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस एंड सिनेरियोज, इनके ऊपर आपका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ताकि एक मॉडल बनाया जा सके। ठीक, सो इसके 5 मेजर कंपोनेंट्स रहेंगे इस फ्रेमवर्क के। वो क्या क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग, रिसर्च, मॉडलिंग एंड प्रिडिक्शन, क्लाइमेट सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सिस्टम, यूज़र इंटरफेस प्लेटफॉर्म एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये इसके 5 कंपोनेंट रहने वाले हैं। ठीक है, सो देखो अगर आपको इसे याद करना है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट है, तो इसको एक कहानी की तरह याद कर सकते हो। पहला देखो, आपको डाटा सारा पीछे का अब तक जितना हुआ है, पिछले 100 सालों का जो भी डाटा है उसको आपको क्या करना है, पहले तो आप कलेक्ट करोगे। ठीक है, पीछे तभी आगे की प्रेडिक्शन तो आप तभी कर सकते हो जब आप कलेक्ट करोगे। अब आपको जब कलेक्ट करना है हर डाटा को, चाहे टेम्परेचर का डाटा कलेक्ट कर रहे हो, चाहे रेनफॉल का डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना होगा। डाटा को लेना है तो आपको देखना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला टेम्परेचर अब चेंज हो रहा है, कितने साल में हुआ, तो ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है उसको। एक पैरामीटर के जो डाटा है वो कितना टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है, उसके ऊपर मॉनिटर किया जाएगा अब और आगे आने वाले सालों में भी क्या चेंज हो रहा है। सो पहला डाटा कलेक्शन को आपने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एक हो गया ऑब्जर्वेशन, एक हो गया मॉनिटरिंग। ऐसे याद कर लिया। इसके बाद अब जब आपके पास डाटा आ गया तो अब आप क्या करने की कोशिश करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे। सो सेकंड स्टेप अब आपका क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा कि अब हम रिसर्च करेंगे उस डाटा को लेकर। अच्छा, जब आपके पास डाटा आता है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हो, तो हर चीज़ को आप क्या करते हो, एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो, उसको क्या करते हो, आप ऑर्गेनाइज करते हो अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन आती है। सो जब आप रिसर्च कर रहे हो तो उस वक्त भी आपको क्या करना होगा, उस डाटा को एक पैटर्न में आप अरेंज करने की कोशिश करोगे ताकि आप एक मॉडल बना सको। ठीक है, क्या बना सको, उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जाएगी, मॉडल बनाया जाएगा। सो थर्ड स्टेप आप क्या हो जाएगा, मॉडलिंग करेंगे आप। ठीक है, एंड जब आपके पास एक मॉडल हो जाता है कि भाई ये टेम्परेचर इस तरीके से आपका बढ़ा है और फिर या फिर घटा है, जो भी ट्रेंड हुआ है उसका जब आपने पूरा एक ट्रेंड देख लिया, मॉडल देख लिया कि हाँ टेम्परेचर से रिलेटेड ये मॉडल रहा है पूरे अभी तक के 100 सालों में। ठीक, तो अब आप आगे क्या करने की कोशिश करोगे, अब आप प्रेडिक्ट करोगे। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, प्रिडिक्शन का रहेगा। ठीक है, अच्छा, जब आपके पास प्रिडिक्ट कर पा रहे हो कि भाई अगले आने 10 वाले सालों में, आगे जो अब 10 साल आएंगे उसमें आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने वाला है, मान लो 1 डिग्री इंक्रीज़ करने वाला है, तो अब आपकी कोशिश क्या रहेगी कि अब ये जो इन्फॉर्मेशन है मुझे किसको सप्लाई करनी है, पॉलिसी मेकर्स को सप्लाई करनी है,
जो आपके ये सिटीजन्स हैं नेशंस के, उन सभी को प्रोवाइड करनी है ताकि वो अपने आप को तैयार कर सकें। तो वो जो इन्फॉर्मेशन आपको एक यूज़र फ्रेंडली मैनर में, ये तो नहीं है ना 200 सालों का नंबर लिख कर दे दोगे, लो पढ़ लो, पॉलिसी मेकर्स कर लो इसके ऊपर बेस, ऐसे तो नहीं करोगे। आप उनको समझ आ सके एक यूज़र फ्रेंडली फॉर्मेट में आप उनको वो डाटा प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो वो जो डाटा आप प्रोवाइड करोगे वो एक सर्विसेज होंगी आपकी, ठीक है। इस तरह के और कोई सर्विसेज बनाओगे भाई जो प्रिडिक्ट करेगा आपके लिए एग्रीकल्चर में, जैसे कि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी आगे 10 साल में कितनी कम होने वाली, बढ़ने वाली है, ये बताए। इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करोगे, ठीक है। सो जो सर्विसेज आप बनाओगे उसका इन्फॉर्मेशन का भी तो एक डाटा रखोगे ना कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जी, और आपको अगर एक्सेस करना है यूज़र को, चाहे वो पॉलिसी मेकर हो चाहे सिटीज़न हो, तो उसे वो इन्फॉर्मेशन एक जगह पर चाहिए होगी, ठीक है। सो इसीलिए बनाया जाएगा क्लाइमेट सर्विसेज इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, पूरा एक डाटाबेस रहेगा जहाँ पर सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन आपकी प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। सर्विसेज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, जब आप इनने पूरा डाटाबेस बना लिया कि हम ये सर्विसेज देने वाले हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन का अपना सिस्टम का डाटाबेस बना लिया, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप यूज़र्स के लिए एक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाओगे जहाँ पर आकर आपका यूज़र जो भी वो सर्विसेज है इन्फॉर्मेशन के थ्रू उन सर्विसेज को एक्सेस करेगा। अब वो किस तरीके से एक्सेस करेगा उसके ऊपर भी आप प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ की फैक्टर्स ऐड करेंगे। सो कैपेसिटी बिल्डिंग होगी यूज़र्स की ताकि वो इस चीज़ को एक्सेस कर सके, एंड आपका जो यूज़र प्लेटफॉर्म रहेगा उसको इंटरेक्टिव बनाने की आप कोशिश करेंगे, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, अब आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर आप यूज़र को सर्विसेज भी प्रोवाइड करोगे एंड उनको सिखाओगे भी कि किस तरीके से इस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगी, ठीक है। सो इस तरीके से कहानी की तरह आप इसको याद रख सकते हो कि 5 मेजर कंपोनेंट्स के हैं। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप इसका एम भी समझ गए होंगे कि ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया है, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर हम इसके प्रायोरिटी सेक्टर्स देखें कि ये आपका फ्रेमवर्क किस पर फोकस कर रहा है, तो वो है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, हेल्थ, वाटर एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। इन 5 की सेक्टर्स के ऊपर आपका ज़्यादा मेन फोकस है, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं कि इंडिया का जो नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है ये क्या काम करने वाला है, तो वो देखते हैं। सो ग्लोबल फ्रेमवर्क के ऊपर ही ये बेस्ड है, एंड ये जो नेशनल फ्रेमवर्क होगा ये आपका बेस्ड होगा कंट्री स्पेसिफिक, मतलब आपकी कंट्री, मतलब इंडिया की जो स्पेसिफिक जो वेदर है यहाँ का, इंडिया का जो वेदर है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, और यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यूज़र्स हैं, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस फ्रेमवर्क को डेवलप किया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नोडल एजेंसी रहेगी इंडिया में, ग्लोबल फ्रेमवर्क की तो एजेंसी अलग है, नोडल एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करेगी NFCS वो क्या रहेगी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर जो फोकस किया जाएगा इंडिया में जिन फैक्टर्स के ऊपर रिस्पॉन्स जो सेक्टर्स के ऊपर कोशिश की जाएगी कि वो फोकस करें, वो कौन से रहने वाले हैं, एक तो रहेगा ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म एंड अदर एमर्जिंग सेक्टर्स, इनके ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। ये कोशिश है कि देखो अगर आपको ऐड करना है तो आप इन्हें भी ऐड कर सकते हो, ये एडिशनल है आपके पास ये सेक्टर्स, अदरवाइज तो वो 5 तो है ही आपके, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एनर्जी एंड वाटर, हेल्थ एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इनके ऊपर तो फोकस रहने वाला है, ठीक है। सो NFCS क्या करने वाला है, इनिशियली आपका एक ब्रिजिंग फंक्शन की तरह काम करेगा, ब्रिज की तरह काम करेगा बिटवीन द वेरियस एजेंसीज जिन्हें क्लाइमेट सर्विसेज की अभी ज़रूरत है। वो कौन कौन सी हैं, हाइड्रोलॉजिकल, पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, डैम्स एंड इरिगेशन, हेल्थ एजेंसीज, जितने भी आपके सेंट्रल, स्टेट और अदर लेवल्स पर हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रिज की तरह काम करेगा। अब आप सोचेंगे कि हमें ज़रूरत क्या है इसकी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से अब आपको फ्यूचर में जो वेदर की प्रिडिक्शन है उसे करने के लिए अब आपको जो सिस्टम डेवलप करना होगा वो और ज़्यादा रेजिलिएंट होना चाहिए। अदरवाइज़ जो अब आपकी वेदर
प्रिडिक्शंस हैं वो ज़्यादा फेल होने वाले हैं, क्योंकि आपका वेदर जो है वो अनप्रिडिक्टेबल हो गया है एज़ कम्पेयर टू द पास्ट टाइम। ठीक है। एंड दूसरा IMD की अगर हम बात करें, IMD के अकॉर्डिंग हम देखें कि क्या ज़रूरत है, तो सो IMD ना अपनी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे लेकर अभी तक दिसंबर 2023 तक उसे 150 साल हो गए हैं। ठीक। एंड वो अभी तक क्या कर रहा है, काफ़ी हाई क्वालिटी वेदर सर्विसेज की प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। डेली वेदर फॉरकास्ट प्रोवाइड करता है, सीज़न की प्रिडिक्शन भी देता है, चाहे वो विंटर, समर, मानसून सीज़न का हो। ठीक है। एंड दूसरी साउथ एशियन कंट्रीज़ को भी प्रोवाइड करता है। एंड जो उसकी एक्यूरेसी है उसकी प्रेडिक्शंस की, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है अभी। ठीक है। लेकिन ओवर द डिकेड्स क्या हो रहा है कि आपका जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो अपग्रेड तो कर रहा है, जो ग्राउंड बेस्ड वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशंस है, रेडार्स हैं उसके पास, जिससे कि वो डाटा कलेक्ट कर सकता है, वो तो अपग्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे गैप्स रह जा रहे हैं। ठीक है। गैप्स का मतलब जैसे कि कुछ ऐसा टेरेन आपके कंट्री में ऐसा है जहाँ पर कोई भी वेदर डाटा अवेलेबल ही नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरा क्या कमी है, अभी खुद IMD के पास लॉन्ग टर्म 100 साल या 100 साल से ज़्यादा का क्लाइमेटोलॉजिकल डाटा नहीं है, वेदर का डाटा नहीं है उसके पास 100 साल पुराना, ताकि वो इसकी वजह से पता क्या हो रहा है, वो अपनी जो सर्विसेज हैं उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ताकि वो प्रिडिक्शन भी नहीं कर पा रहा है बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर आपके पास एक लॉन्ग टर्म का पैटर्न होता है ना, लॉन्ग टर्म का डाटा होता है, तो आपके पास पैटर्न निकालना उस डाटा से वो बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास मान लो सिर्फ 2 या 3 साल का डाटा या मुश्किल से 40-50 साल का डाटा है, तो आप बहुत ज़्यादा ईजीली ना जो वेदर प्रिडिक्शंस है वो नहीं कर पाओगे, पैटर्न डेवलप नहीं कर पा रहे आप क्योंकि उससे। ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो IMD है उसको भी यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, उसके पास लॉन्ग टर्म डाटा अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है। सैटेलाइट बेस्ड और रेडार बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसकी कमी तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है, उसके पास पुराना डाटा भी नहीं है इतना। एंड इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से, बेसिकली इन रीजंस की वजह से आपका क्या हो पा रहा है कि IMD जो अपनी क्लाइमेट प्रिडिक्शंस है वो बहुत लिमिटेड रखता है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन नहीं कर पाता। जैसे अभी होता है ना कि IMD सिर्फ इतना बता देता है कि 1 महीने में क्या होने वाला है, 2 महीने में क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होगा, इस तरह की प्रिडिक्शंस नहीं दे पाता है। ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, IMD की तरफ से ये कहा गया है कि IMD चाहता है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन है, क्लाइमेट रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसको वो कम्प्लीटली पहले इकट्ठा करे। ठीक है। उसे कंपोजिट करे, इंटीग्रेट करे अपनी इन डाटा को इनटू द क्लाइमेट सर्विसेज। ठीक है। सो IMD का भी बेसिकली ये एम है। नेक्स्ट, अब हम एम की बात करें, ब्रॉडर एम IMD का क्या है, तो वो क्या रहने वाला है कि IMD चाहता है कि वो अपने ऑब्जर्वेशनल जो नेटवर्क्स है लैंड पे एंड सीज के ऊपर, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करे, ताकि उसके पास डाटा इनफ्लो इम्प्रूव हो, मतलब ज़्यादा डाटा आए। अभी क्या आता है, थोड़े लिमिटेड अगर स्टेशंस होंगे, ऑब्जर्वेशन के स्टेशंस होंगे, तो कुछ एक जो जोग्राफिकल एरिया है वहाँ का ही उसको डाटा मिलेगा। सो डाटा कम मिलने की वजह से फिर वो प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकता ज़्यादा ठीक से। ठीक है। तो वो चाहता है कि पहले अपनी ऑब्जर्वेशनल जो नेटवर्क है, जो रेडार्स हैं, जो स्टेशंस हैं जो ऑब्जर्व करेंगे क्लाइमेट को, वेदर को, वो ज़्यादा इंक्रीज हो, ताकि उसके पास इनफ्लो हो डाटा का ज़्यादा। ठीक है। एंड जब ज़्यादा डाटा उसके पास आएगा तो क्या करेगा, उसे मॉडल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा उस डाटा को, ताकि आपकी जो प्रिडिक्शंस है, क्लाइमेट की प्रिडिक्शंस है, वो की जा सके। एंड जो ये डाटा कलेक्ट करने के बाद IMD की कोशिश रहेगी कि वो इस डाटा को यूज़र तक भी पहुंचा सके। ये नहीं सिर्फ अपने पास रख लिया, नहीं, उनका कोशिश है कि यूज़र्स को भी ये डाटा सप्लाई किया जा सके, उन्हें कुछ ऐसे प्रोडक्ट दिए जा सके, क्लाइमेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ताकि वो अपनी इस डाटा को, इस इंफॉर्मेशन को अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हेल्थ, ट्रेंड, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन हाई रिस्क एरियाज, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, इन सभी के ऊपर अप्लाई कर सके, यहाँ पर इनका यूज़ किया जा सके। ठीक है। एंड जो मेन एम है, और भी ज़्यादा अगर ब्रॉडर एम की अगर हम बात करें, तो कोशिश ये रहेगी कि फ्रेमवर्क के थ्रू आपका जो क्लाइमेट कंडीशंस आगे आने वाली हैं
जिनके लिए आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है, जो कि जैसे कि आपकी वाटर सप्लाई होने वाली है आगे फ्यूचर में कैसी रहेगी, हेल्थ रिस्क, एक्सट्रीम इवेंट्स, फार्म प्रोडक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट, पावर, एनर्जी जनरेशन, इन सभी से रिलेटेड जो भी आपको आगे आने वाले ईयर्स के अंदर जो प्रिपरेशन, जो अडप्टेशन करनी है, उसको लेकर आपको फैसिलिटेट किया जा सके, ये एम है आपके IMD का भी एंड इस फ्रेमवर्क का भी ये एम है। ठीक है, सो IMD इसीलिए इस फ्रेमवर्क को बना रहा है। तो ये है आपका NFCS का एम, अगर लिखना पड़े तो आप ये एम डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात की थी GFCS के जो 5 ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात की थी, अगर उनकी वो वाली आपने कहानी याद ठीक से सुनी है, आपने याद कर ली है, तो इसका एम भी लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम है, वही बातें करी है इसने भी कि डाटा ज़्यादा, ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क करो ताकि डाटा ज़्यादा है। वही पहला हमारा स्टेप जहाँ पहले था क्लाइमेट वाले में, कि क्लाइमेट का डाटा को हमें कलेक्ट करना है, उसके बाद उसका मॉडल बनाना है, मॉडल के थ्रू उसको एक आपके किसी सर्विसेज में उसको जनरेट करना है, जैसे यहाँ पे कि यूज़र की नीड के लिए उसे जनरेट करो ताकि आप नई क्लाइमेट आने वाली सिचुएशंस को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, सो एम आप उस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपका NFCS किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया है। सो अगर दूसरी कंट्रीज़ में बात करें तो 2009 के अंदर आपका ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज आया था। तो इस डिक्लेरेशन के बाद से ही ये जो फ्रेमवर्क है क्लाइमेट सर्विसेज से रिलेटेड, स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जर्मनी एंड UK इन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। ठीक, तो ये कंट्रीज तो आपको याद रखनी है कि फ्रेमवर्क ऑलरेडी कहाँ पर आपका अप्लाई हो चुका है। स्विट्ज़रलैंड, चाइना, जर्मनी एंड UK, यहाँ पे ऑलरेडी ये आपका लॉन्च कर दिया जा चुका है। लेकिन और भी कंट्रीज़ है जहाँ पर ये आपका एडवांस स्टेजेस में है। तो वो कौन कौन सी हैं? बेनिन, बुर्किना फासो, कैमरन, कोटे d'Ivoire, गाम्बिया, गिनी, माडागास्कर, मोल्दोवा, नाइजर, सेनेगल, चैड, टोगो, तंजानिया, वनातु एंड साउथ अफ्रीका, यहाँ पर आपकी एडवांस स्टेजेस में है। ये मोस्टली आपकी देखेंगे तो आपको कुछ यूरोप की कंट्रीज़ एंड अफ्रीका की कंट्रीज़ है ये। ठीक है, सो इसको आप याद ना रखना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हाँ ये ऊपर 4 वाली तो याद होनी चाहिए जहाँ पे कम्प्लीटली लॉन्च कर दिया जा चुका है। फर्स्ट वर्कशॉप करने के बाद, ये इंडिया की पहली वर्कशॉप थी, उसी में इन्होंने इस फ्रेमवर्क को रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है कि हम ये फ्रेमवर्क डेवलप करने वाले हैं। पूना में जो हुआ था ये आपका फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है ये। ठीक है, एंड इंडिया अब आपका पार्ट बन चुका है उन कंट्रीज़ का जहाँ पर ये जो फ्रेमवर्क है अभी इनिशियल स्टेजेस में है। कौन कौन सी? क्यूबा, घाना, लाइबेरिया, मालावी, नाइजीरिया, रवांडा, सीरिया लियोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, इथोपिया। इन कंट्रीज़ के साथ ही आपका इंडिया ने भी इस लीग को ज्वाइन कर लिया कि अब वो भी इस फ्रेमवर्क को डेवलप करेगा। ठीक है, देखो इंडिया जो है वो ये अभी स्टेप्स तो ले रहा है, लेकिन ये जो आइडिया है इस फ्रेमवर्क का वो इंडिया में 2008 से ही फ्लोट कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई डिजायर्ड स्टेप नहीं लिया गया था। ठीक है, सो इसका जो अर्ली इम्प्लीमेंटेशन है और इसका जो फास्ट एक्सेलरेशन करा जाएगा, इससे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को बहुत स्पीड में करना, उसके लिए क्या ज़रूरी है हमारे इंडिया में कि इसे एक मिशन मोड प्रोजेक्ट की तरह यूज़ किया जाए, प्लान किया जाए, एंड फिर जो आपकी कंट्री की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफिस है वो इसको ड्राइव करें। ठीक है, तभी ये फ्रेमवर्क आपका जल्दी आपका इंडिया में क्या किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे हमने अभी देखा ये 2008 से आइडिया फ्लोट कर रहा है और अभी तक कोई रीजनेबल स्टेप नहीं लिया गया था, अब जाकर 2023 में इनका स्टेप लिया है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं IMD के बारे में, क्योंकि इसमें IMD आपका आया भी है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं बेसिक कि कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था। सो अगर हम बात करें मेट्रोलॉजी के बारे में कि इंडिया में कब से स्टार्ट है, सो मेट्रोलॉजी आपका जो ट्रेसेस हैं आपके 3000 BC एरा से ही हमें मिलते हैं, जहाँ पर जो आपके इंडिया में उपनिषद से, इंडियन ये जो उपनिषद हैं या इनके अंदर आपकी क्लाइमेट फॉर्मेशन एंड रेन के एंड सीजनल साइकिल्स के बारे में काफ़ी प्रोसेसेस को डिस्कस किया जा चुका है, एंड जो मूवमेंट ऑफ अर्थ है अराउंड द सन उसके ऊपर भी यहाँ पर डिस्कशन की गई है। ठीक है,
सो मतलब ऐसा नहीं है इंडिया के लिए मेट्रोलॉजी अभी आई है, इंडिया में ये बहुत सालों से चली आ रही है, ठीक है। एंड वारामिहिरा की जो बुक है बृहद संहिता, जो कि 500 AD में लिखी गई थी, उसमें तो आपको क्लियरली एविडेंस मिलता है कि एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस के बारे में उस टाइम पर भी जो नॉलेज है वह लोगों को थी, ठीक है। एंड उनको ये भी आपकी नॉलेज थी कि जो रेन आती है वो आपको ड्यू टू सन आती है, ठीक है। एंड अगर ज़्यादा अच्छे से रेनफॉल होगी तो आपका एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है लोगों के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी उस टाइम के लोगों के पास थी। दूसरा हमें एक और एविडेंस मिलता है फ्रॉम कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मिलता है, जहाँ पर उन्होंने ये रिकॉर्ड भी किया हुआ है कि अगर आपको रिकॉर्ड करना होगा, साइंटिफिक मेजरमेंट करनी होगी रेनफॉल की, एंड फिर उसको आप अप्लाई करके कंट्री का रेवेन्यू एंड रिलीफ वर्क को अप्लाई कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका रिकॉर्ड में मिलता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कालिदास की जो बुक है, एपिक है मेघदूत, उसके अंदर भी ये लिखा गया है कि मेंशन किया गया है कि कब से आपका मॉनसून पूरे सेंट्रल इंडिया के ऊपर आपका स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसके ऑनसेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन्ड है इस एपिक के अंदर, ठीक है। एंड क्या पाथ होता है मेंशन मॉनसून क्लाउड्स का, उसको भी मेंशन किया गया है। अब अगर हम IMD की बात करें सो 1864 में कैलकाटा में जब एक ट्रॉपिकल साइक्लोन ने स्टक किया था, उसके बाद 1866 में एंड 1871 में जब मॉनसून की रेन्स फेलियर होने की वजह से, मॉनसून रेन अच्छे से ना आने की वजह से, उस टाइम पर आपके जो भी ये क्लाइमेट से रिलेटेड जो प्रेडिक्शंस है उसकी नीड को काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश इंडिया ने फील किया। एंड फिर 1875 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, एंड इसे एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंदर बनाया गया था, ठीक है। एंड वो अपॉइंट किसको किया गया था एज ए मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर, वो है HF ब्लैनफोर्ड। मिस्टर HF ब्लैनफोर्ड को मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर बनाया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे IMD के वो थे सर जॉन एलिट, जिन्हें अपॉइंट किया गया था 1889 में एट कैलकाटा हेडक्वार्टर्स। सो इनिशियली IMD का जो हेडक्वार्टर था वो कैलकाटा था, उसके बाद उसे शिफ्ट कर दिया गया शिमला एंड देन टू पूना, एंड नाउ अब ये फाइनली IMD का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक। सो IMD के फंक्शन क्या है? IMD का फंक्शन है कि वो ऑब्जर्वेशन करे मेट्रोलॉजिकल, एंड जो भी आपका करंट और आगे आने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू वेदर, जो भी सेंसिटिव एक्टिविटीज़ है उनसे रिलेटेड जो भी आपका डाटा है, वो इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोवाइड करे, ये इसका फंक्शन है। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? जैसे एग्रीकल्चर, इरिगेशन, शिपिंग, एविएशन, ऑफशोर, ऑयल एक्सप्लोरेशन, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना IMD का फंक्शन है। नेक्स्ट आपके जो भी सीवियर वेदर फिनोमेनाज हैं उनको लेकर वार्निंग इशू करना, ये भी आपका IMD का फंक्शन है। नेक्स्ट जो मेट्रोलॉजिकल स्टैटिस्टिक्स हैं, जो भी डाटा है वो प्रोवाइड किया जा सके, जो भी आपको एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन सब में चाहिए होगा। एंड रिसर्च को प्रमोट करना एंड कंडक्ट करना, ये भी आपका IMD का फंक्शन है। सो ये था आपका टॉपिक, कंप्लीट होता है यहाँ पर। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए किसी तरह यूज़फुल हो सके टॉपिक, आई होप ये था भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप स्टडिंग, बाय।